असाइनमेंट्स और क्विज सबके हो रहे हैं। आप लोग जितने भी अपियर हैं, कितने लोगों ने कर लिया है असाइनमेंट और क्विज? सर अभी तो नहीं किया है असाइनमेंट और क्विज, लेकिन हाँ डाउनलोड कर लिए, एक दो मतलब स्टार्ट कर दिया है। चलो ठीक है। हाँ। असाइनमेंट 8 तारीख है और क्विज 12 तारीख है, डेडलाइन है। तो इसी डेडलाइन में कर लीजिएगा सब लोग। काफी लोग तो नहीं करते हैं क्योंकि वो लोग को पता नहीं, शुरू से आदत है कि भाई ये सबसे कुछ नहीं होता। लेकिन इस बार जब ऑनलाइन क्लास है तो आपका इंटरनल सारा का सारा बार बार हमको कहना पड़ रहा है, वो इसी पे डिपेंड करेगा। कोई दूसरा वे नहीं है आपके इंटरनल असेसमेंट का। तो इन चीज़ों को छोड़िए मत, करते रहिए। जो भी मिले असाइनमेंट करते रहिए। ये सर। 15 लोग। So now let's start today's session of consumer behavior and marketing communication. तो हम लोगों ने एडवर्टाइजिंग स्टार्ट कर दिया है यूनिट 4 से। लास्ट वी हैव कंप्लीटेड द कंसेप्ट ऑफ एड बजट। एड बजट क्या होता है, कैसे डिसाइड करते हैं, ये सारा का सारा जो कंसिडरेशन एलिब्रेशन है वो लास्ट क्लास में हो गया है। Again, today we have a topic which is pertaining to the advertising management itself, measuring effectiveness of an advertising. What is the outcome? जनरली जब एक कोई कंपनी एडवर्टाइजमेंट करती है तो उसके पीछे अपना कुछ गोल होता है, उसका उसकी अपनी कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। कोई कंपनी जो लाखों करोड़ों रुपए का जो खर्चा, जो हमने लास्ट एड बजट में बताया था कि एड बजट अगर वो स्पेंड करता है तो उसके पीछे देयर इज समथिंग, सम पर्पसेस आर एसोसिएटेड विद द कंपनीज। तो इफेक्टिवनेस हमें जानने की जरूरत है। जब एक कंपनी एड बनाती है तो एड बनाकर वो चुपचाप नहीं बैठ जाती, बल्कि उसका क्या रिस्पॉन्स मिला है मार्केट से, उससे कंपनी को कितना मुनाफा मिला है। अगर वो प्रोडक्ट बेचने के लिए ऐड बनाई गई है तो कितना मुनाफा हुआ है। सी, ऐड का मतलब कभी भी ये नहीं होता है कि कंपनी ओनली वांट्स टू रेज फंड्स फ्रॉम द मार्केट और द अर्निंग इज द मेन इंटेंशन। जरूरी नहीं है। किसी ऐड का जो पर्पस होता है वो इसलिए भी हो सकता है कि कंपनी अपनी ब्रांड रिकग्निशन को मार्केट में रखना चाहती है, कंपनी अपनी सर्विसेज को बताना चाहती है, कंपनी अपनी पॉलिसी को बताना चाहती है, और कुछ भी। तो सिर्फ वो एक चीज से रिलेट नहीं करता है कभी भी एडवर्टाइजिंग की कंपनी ऑलवेज स्टैंडिंग बिहाइंड अर्निंग प्रॉफिट्स फ्रॉम द मार्केट। ओके, सो चाहे पर्पस जो भी हो, कंपनी की ऑब्जेक्टिव कुछ भी रही हो, एक एडवर्टाइजिंग के पीछे उसका रिजल्ट क्या मिल रहा है, ये मेजर करना, ये इसका इवैल्यूएशन करना जरूरी होता है। क्योंकि बिना इसके इवैल्यूएशन को कंपनी को एग्जैक्ट आइडिया नहीं मिल पाता है कि जो उन्होंने कंपनी के ऐड के लिए पैसा खर्चा किया, जो उसके अंदर एफर्ट लगाया, पैसा लगाया, टाइम लगाया, उसका क्या रिजल्ट मिल रहा है। दैट मस्ट बी मेजर्ड आउट once the ad is prepared and implemented finally or made available to the target audience. What are the responses of those target audience, how they react, हम जिस पर्पस के लिए हमने ऐड बनाया था अब उसके रिस्पॉन्सेज मार्केट से क्या मिलना शुरू हो गया है, whether the customers are liking our product or something which is been elaborated to them। चाहे वो जो जिस तरीके का एड कंटेंट हमने
ब्रॉडकास्ट किया है, तो उससे कस्टमर्स को के बीच कितनी अवेयरनेस जगी है, या कस्टमर हमारी कंपनी से जुड़ना कितना पसंद किया है, या उन्होंने डिसलाइक किया है, या वो डिसअपॉइंट हुए, नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला है। तो कहने का मतलब है हमारे जो पॉजिटिविटी प्लस नेगेटिविटी दोनों को जानने के लिए हम अपने एड के इफेक्टिवनेस को इवेलुएट करते हैं, मेजर करते हैं परफॉर्मेंस का, कि whether the ad which has been made and circulated among target audience is successful or it is unsuccessful. It is unsuccessful, then what are the reasons behind? Why the customers are disliking the company's ads? Why they are not purchasing the product of the company? जबकि कंपनी जो एड में करने कई लाखों रुपया लगाकर उसके अंदर एड बनाया है। तो उसकी परफॉर्मेंस को मेजर करना बहुत जरूरी होता है किसी ऐड के, और तभी फर्दर कंपनी अपने नेक्स्ट ऐड के लिए एक डिसीजन मेकिंग करेगा कि जो कमियां रह गई थी जिसके वजह से उसको रिस्पांस मार्केट में नहीं मिला। हो सकता है कि कई बार आपके प्रोडक्ट के अंदर सब कुछ है, क्वालिटी है, कमिटमेंट है, सर्विसेज है, सब है, लेकिन आपका एड इस तरीके से नहीं बनाया गया है कि वो कस्टमर्स के लिए ज्यादा लिक्रेटिव नहीं है, क्रिएटिव नहीं है, या मे बी आपने जिस बात को ऐड के जरिए बताना चाहा अपने टारगेट ऑडियंस को, शायद वो तरीका कस्टमर्स को पसंद नहीं आया। कई बार ऐसा होता है कि कंपनी करोड़ों रुपया खर्च करती है लेकिन उसका रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। कई ऐसी छोटी मोटी कंपनी होती है जो सिर्फ लोकल एडवर्टाइजमेंट के जरिए अपनी एक ब्रांड एस्टैब्लिशमेंट कर लेती है। तो रीजन क्या है? रीजन क्या है कि एक कंपनी लाखों करोड़ों रुपए लगाने के बाद सक्सेसफुल नहीं हो पाता, दूसरी कंपनी अपने कम खर्चे में बहुत अच्छा एक ब्रांड रिकग्निशन बना लेती है। तो ये सब कैसे पता चलता है? जब हम उसको मेजर करते हैं, जब हम इसका इवेल्युएशन करते हैं अपने ऐड का, तब हमारा इफेक्टिवनेस निकलकर सामने आता है कि हमारा ऐड जो है वो कितना इम्प्रूव्ड था, कितना एनहांसिंग एंड अपीलिंग था कस्टमर्स के लिए। क्या वो कस्टमर्स के जो जरूरतों को वो पूरा करने वाला था, या कुछ उसके अंदर गलतियां हैं या कमियां हैं जिससे कस्टमर्स अट्रैक्ट नहीं हो पाए। तो इन सारी बातों को जानने के लिए द कंपनी यूजुअली adopts several tools, the measurement tools, and by the help of which they are in conditions to evaluate their performance of the ads. So that is the topic all about the measuring advertising effectiveness. यहाँ पे एक छोटा सा सेंटेंस लिखा हुआ है कि when a student writes the examination paper, he has to see the result come what it may be, uh, so that B comes to know where B in wrong, where he should pay more attendance. This will help him work better in future. So एक छोटा सा example. See, this example has nothing to do with the advertising effectiveness. This is just a quote. कि एक example बताया गया कि जैसे एक student पढ़ाई करता है और अपने examination को देता है, तो examination देने के बाद वो result को wait करता है। वो रिजल्ट को वेट क्यों करता है? क्योंकि उससे उसकी परफॉर्मेंस की पता चलती है, कौन फर्स्ट डिवीजन आ रहा है, कौन सेकंड आ रहा है, कौन थर्ड है, कौन फेल हो रहा है, वगैरह वगैरह। तो रिजल्ट एट द एंड ऑफ द मंथ और जितने समय के बाद है, जब रिजल्ट सामने आता है, तो उसकी एनालिसिस करके एक स्टूडेंट इस कंक्लूजन में पहुंचता है कि कमी कहाँ पे रह गई, अगर बहुत अच्छा हुआ तो क्यों अच्छा हुआ, ताकि आगे चलकर भी हम नेक्स्ट सेमेस्टर में, नेक्स्ट ईयर में भी उसको इम्प्लीमेंट कर सके अपने स्टडी प्लान को। तो उसकी परफॉर्मेंस के बारे में पता चलता है और स्टूडेंट उसी के हिसाब से अपने नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए अवेयर हो जाता है, नेक्स्ट एग्जामिनेशन के लिए उसके बीच एक अवेयरनेस हो जाती है कि चूंकि हमने लास्ट एग्जामिनेशन में इस तरीके से पढ़ाई किया था या इस तरीके से अपना परफॉर्मेंस किया था जिसके वजह से मुझे इतना परसेंटेज मिला, तो मुझे उस चीज को फॉलो करना है। अगर किसी सब्जेक्ट में आप फेल हो जाते हैं तो किस वजह से फेल हुआ, आप उसका एक एनालिसिस करेंगे और अगले सेमेस्टर में आप उसमें बेहतर कर सके इसके लिए अपनी स्टडी प्लान करेंगे। तो समथिंग लाइक दैट एक जो एड मेकर्स है या जो कंपनी है, वो यूजुअली एक तरीके का टेस्ट है। एडवर्टीजमेंट जब वो करती है, जब कम्युनिकेशंस करती है, तो उसका इवेल्युएशन भी करती है कि क्या फायदे हमें मिलने हैं इस कम्युनिकेशन का जो कि हम ऑडियंस के लिए करते हैं। तो उसको इवेल्युएट करने के लिए हम उसकी इफेक्टिवनेस को जानने के लिए अपना एफर्ट लगाते हैं और उसके स्टैंडर्ड को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। So that's all about the measuring advertising effectiveness.
There are different tests and several techniques in each of the tests to evaluate advertising effectiveness. Test depends on the aspect to be evaluated. Based on Philip Kotler's view, let's first discuss classification that is available in the next page to evaluate advertising effectiveness. अब हम जानेंगे कि आखिर इतने कौन कौन से मेथड्स हैं जिसके हेल्प से हम अल्टीमेटली अपनी एडवर्टाइजमेंट के जो इफेक्टिवनेस को हम जानने की कोशिश करते हैं। जनरली दो तरीके का हम इवेल्युएशन करते हैं किसी एड के अंदर। एक तो पहला होता है कम्युनिकेशन इफेक्ट, दूसरा होता है सेल्स का इफेक्ट। कम्युनिकेशन इफेक्ट का मतलब होता है कि आपका कम्युनिकेशन कितना ज्यादा लोगों तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, या उस कम्युनिकेशन से कितने लोगों ने फायदा उठाया या अवेयर बने, तो उसको चेक करते हैं। दूसरा पर्पस होता है कि उस कम्युनिकेशन की वजह से हमारी सेल्स में क्या इफेक्ट आता है। Generally, there are two different considerations which are taken into the account while we judge an advertisement, the effectiveness of an advertisement, that are the communication and the sales. हमारा कम्युनिकेशन कितना ज्यादा लोगों के बीच डिसेमिनेट हुआ और उस डिसेमिनेशन की वजह से लोग कितने अवेयर हुए, कितने जानकारी मिली उनको, ये चीज हमें पता चल गया। दूसरा, अगर उनको जानकारी मिली है और अगर हमारा पर्पस है सेल्स के लिए, अगर हम अपना ऐड इसलिए करते हैं ताकि हमारा प्रोडक्ट एनहांस हो, हमारा सेल्स प्रमोशन हो सके, तो जब अगर उनके बीच कम्युनिकेशन पहुंच गया तो दूसरा हम क्या इफेक्टिवनेस मेजर करेंगे, हमारा सेल्स कितना ज्यादा इंक्रीमेंटेड हो रहा है, हमारे सेल्स के अंदर बढ़ोतरी कितनी ज्यादा हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये जो दो इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ कंसिडरेशन है जिसमें हम ये मेजर करते हैं, इन दोनों की इफेक्टिवनेस मेजर करते हैं जब हम we talk about the advertisement effectiveness. These are only two different consideration, the elements of effectiveness. हम कह रहे हैं कि हम effectiveness measure करते तो क्या कर रहे हैं, क्या हम जानना चाहते हैं। एक कंपनी अपने एडवर्टीजमेंट के इफेक्टिवनेस में कौन सी बातें जानने की कोशिश करती है, वो ये दो बातें इंपॉर्टेंट है। दैट इज, पहला आपका कम्युनिकेशन कितना ज्यादा फैला, और अगर कम्युनिकेशन फैला है तो उसकी बदौलत आपकी कंपनी को जो मॉनेटरी टर्म में कितना बेनिफिट हो रहा है, कितना सेल्स में इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ये दो चीजें यहाँ पर जानने की जरूरत है व्हाइल वी टॉक अबाउट द इफेक्टिवनेस ऑफ द एडवर्टीजमेंट्स। According to Philip Kotler and Armstrong, these are the management gurus, the management philosopher. आप शुरू से पढ़ते आए होंगे, फिलिप कॉटलर की बुक भी आपने पढ़ी होगी, सबसे ज्यादा चलती है, अमेरिकन ऑथर है, एक्सपर्ट ऑफ मार्केटिंग, जिन्होंने कंसेप्ट दिया। There are two most popular areas we need to measure for knowing the effectiveness of the advertisement. जो हमने आपको बताया कि जो फिलिप कॉटलर और आर्मस्ट्रॉन्ग दोनों ने ये बताया कि एक एड की इफेक्टिवनेस में कौन सी बातें हम जानने की कोशिश करते हैं। पहला कम्युनिकेशन इफेक्ट है, दूसरा है सेल्स इफेक्ट। अब अगर कम्युनिकेशन इफेक्ट की बात आती है, कम्युनिकेशन इफेक्ट अगेन हम क्या कह रहे हैं कि आपने एड के जरिए जो बात लोगों को बतानी चाहिए, क्या वो लोगों तक पहुंच गई, क्या लोग उस चीज को उन्होंने सुन लिया, अगर प्रिंट मीडिया में है तो पढ़ लिया, वेबसाइट में है तो वर्चुअली उसको ऑब्जर्व कर लिया या नहीं। तो हम उसकी इफेक्टिवनेस को जानते हैं, उसके बाद हम सेल्स में आएंगे। तो अगर ये कम्युनिकेशन इफेक्ट को अगर हम जानने की कोशिश करते हैं तो कौन कौन से मेथड हैं, कैसे हम जानेंगे कि हमारा कम्युनिकेशन स्प्रेड आउट हुआ लोगों के बीच या नहीं हुआ, कौन कौन से तरीके हैं। So let's talk about the individual method of knowing the communication effect of an ad. So that are, the first one is direct rating method. एक पहला तरीका है जिसके जरिए हम किसी एड के कम्युनिकेशन लेवल को चेक करते हैं। ये क्या कहता है कि here customers are directly asked to rate the advertisement and then these ratings are calculated. हम एक एनालिसिस कर लेते हैं, सिंपली हम कस्टमर्स को डायरेक्टली इंटरेक्ट करके, चाहे वो टेलीफोनिक के जरिए हो गया या क्वेश्चन के जरिए हमने उनको फीडबैक भरवा लिया या सिंपली पूछ लिया, और उसके बाद फिर अल्टीमेटली हम एक एनालिसिस निकालकर, एक परसेंटेज निकालकर उसके अंदर हम ये चेक कर लेते हैं कि यस इतने % तक लोगों ने हमारे ऐड को रिकॉग्नाइज किया।
या उन्होंने देखा या उन्होंने सुना या देखने के बाद उनका जो रिएक्शन रहा वो जाना। तो पहला डायरेक्ट रेट, डायरेक्ट मीन्स व्हाट, द कंपनी और द एडवर्टाइजर इज डायरेक्टली मेकिंग एन इंटरेक्शन थ्रू डिफरेंट मोड्स, whether either telephonic mode or email mode or सिंपल फिजिकल क्वेश्चनर मेथड। चाहे जिस तरीके से उसने क्या किया, कस्टमर्स को डायरेक्टली कांटेक्ट किया और कांटेक्ट करके उनसे कुछ सवाल पूछकर उनसे जानने की कोशिश की कि आप कितने अवेयर हैं इस चीज के बारे में, आपको पता भी है या नहीं है। तो ये आपका हो गया डायरेक्ट रेटिंग मेथड ऑफ नोइंग द कम्युनिकेशन इफेक्ट। कस्टमर अपने आप बोल देगा। अब कैसे पता चलेगा कि किस तरह की बातें हम उनको पूछेंगे? यूजुअली क्वेश्चन इस तरीके का होगा कि भाई हमने अभी रिसेंटली एक ऐड दिया था, ऐड के अंदर हमने फॉर एग्जांपल प्राइस डिस्काउंट दिया या उसके अंदर इनोवेशन लेकर आए, आप क्या जान रहे हैं उस इनोवेशन में, हमने क्या देखा, हमने क्या बताया आपको, आपको कैसा लगा वो ऐड, उसके अंदर कौन सी बातें हैं जो आपको ज्यादा जो है अट्रैक्ट करती हैं, या कौन सी बातें हैं जो आपको डिसअपॉइंट करती है। तो जो एडवर्टीजमेंट को हम एक तरीके से फ्रेगमेंटेड बनाकर उनके छोटे छोटे टुकड़ों को पूछ लेंगे, चाहे वो 2 मिनट का ऐड हो या 5 मिनट का ऐड हो, उसके अंदर जो जो आपके हाईलाइट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस हैं, उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस कस्टमर से डायरेक्टली पूछ लेंगे। वो कस्टमर अगर उस ऐड को उसने देखा होगा तो उसकी रेटिंग कर देगा, आपको फिलअप करके दे देगा, या अगर ओरल कन्वर्सेशन के जरिए अगर आप लेने की कोशिश कर रहे हैं जानकारी, तो ओरली वो आपको डिलीवर कर देगा। So this is the first method, direct rating method, through which the communication effect of an ad is measured by the company. दूसरा है पोर्टफोलियो टेस्ट। पोर्टफोलियो टेस्ट में क्या करता है कि here the customer sees the ads and listen carefully to the ads and all the contents of the ads, and then they are asked to recall the ad and the contents. Then the calculations are done with help of the data, with this data. अब पोर्टफोलियो के अंदर पहली वाली बात में आपने जरूरी नहीं कि जो ऐड आपने बनाया है वो उनको दिखा रहे हैं, ये जरूरी नहीं है। आप क्या कर रहे हैं, यूजुअली आप अपने जो एडवर्टीजमेंट है, यूजुअली एक तरह से आप कह सकते हैं कि प्री टेस्ट मेथड हो गया। दो तरीके का टेस्ट होता है, प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट। प्री टेस्ट मतलब क्या होता है कि एडवर्टीजमेंट अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है, कंपनी ने उसकी एक ब्लू प्रिंटिंग बनाई है और ब्लू प्रिंट बनाने के बाद वो एक कहीं ना कहीं एक पायलट स्टडी कर लेती है। पायलट स्टडी का मतलब होता है कि कुछ कस्टमर से उसको इवेलुएट करवा लेता है और उससे जो फीडबैक होगा उसके बाद वो फाइनल एड बनाएगी। बहुत पहले आपको हमने एक एग्जांपल बताया था कि जब हम एक दिल्ली में थे तो आईटीसी का एक मैड एंगल फ्लेवर नया लॉन्च हुआ था 2009 में। तो उन्होंने क्या किया था, इंडिविजुअल कस्टमर्स को रॉ एड दिखाकर कुछ क्वेश्चनर भराए थे और उसके बाद फिर फाइनल एड बनाया था। एंड आई वाज वन ऑफ द रेस्पोंडेंट टू जज द रॉ एड्स ऑफ आईटीसी बिंगो। तो कुल मिला के क्या करते हैं, कस्टमर्स को ऐसे एड्स को दिखाकर उससे रिलेटेड एक रिकॉल कराने को कहते हैं कि इस एड के अंदर कौन सी बातें आपको ज्यादा इन्फ्लुएंसिंग लगी, इस एड के अंदर कौन सी बातें जो है आपको डिसअपॉइंट करती है, ऐसी कौन सी बातें हैं जो इस एड के अंदर ऐड हो सकती है, आप बताइए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछकर हम पोर्टफोलियो टेस्ट कर लेते हैं। हम डायरेक्टली हम कस्टमर से पूछ लेते हैं कि एड को देखने के बाद आप कौन सी बातें आपको ज्यादा हाईलाइटेड लगती हैं या कौन सी बातें ऐसी हैं जो आपको इन्फ्लुएंसिंग लगती है, आप हमें बता दीजिए। और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके एनालिसिस टेस्टिंग कर लेते हैं, उसका कैलकुलेशन कर लेते हैं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करके फिर रिसर्च करके अल्टीमेटली हम कंक्लूजन जनरेट कर लेते हैं। तो पोर्टफोलियो टेस्ट के अंदर दूसरा तरीका है कम्युनिकेशन को जानने का कि हम डायरेक्टली कस्टमर्स को एड दिखाकर हम क्वेश्चन रेज कर लेते हैं और जो रिस्पॉन्स आता है उसके बेसिस पे हम ये जज कर लेते हैं कि इस एड के अंदर कितनी इंप्रूवमेंट की जरूरत है या इस एड के अंदर सब बातें पॉजिटिव हैं, हम ये आसानी से पता लगा लेते हैं। तीसरा है लेबोरेटरी टेस्ट। ये कुछ अलग तरह का टेस्ट होता है। ये आपको क्या करता है कि उनकी एक स्पेशल लेबोरेटरीज होती है, एक तरह से आप कह सकते हैं मेडिकल लेबोरेटरी। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं और वहां पे जाने के बाद आपके ब्लड टेस्ट या वगैरह जो भी होता है टेस्टिंग, फिजिकल टेस्टिंग, उसी तरीके से ये आपके साइकोलॉजिकल नेचर को जानने के लिए वो टेस्ट होता है। ये बड़ा अजीब सा है, हालांकि बहुत कम ही इंडिया के अंदर ये कंसेप्ट बहुत कम ही है कि इसके अंदर क्या होता है कि आपको
एड दिखाते हैं पहले, और एड दिखाने के बाद आपके जो हार्ट बीट को है उसको चेक करते हैं, आपके पल्स रेट को देखते हैं, आपका ब्लड प्रेशर वो नापते हैं वगैरह। इस तरीके से जो एक फिजिकल एग्जामिनेशन करके आपके बिना कुछ बोले, आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है इसके अंदर, आपको ऐड दिखाया और उसके बाद आपका फिजिकल एग्जामिनेशन करना शुरू कर दिया, सीट पे बिठा दिया, आपकी ब्लड प्रेशर को चेक कर लिया, आपकी पल्स रेट को चेक कर लिया, आपके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को कितनी जल्दी आपकी सांस जो तेज धड़कने बढ़ गई या स्लो चल रही है, या ये किस तरीके से वो रिएक्ट कर रही है, उसको मेजर करके वो आसानी से पता लगा लेते हैं कि कस्टमर चाहता क्या है। बस इस फिजिकल एग्जामिनेशन से वो पूरा का पूरा इवेल्युएशन कर लेता है, ना तो कस्टमर से कुछ पूछा जाता है, ना किसी तरीके कोई फॉर्म भराया जाता है, सिंपली उनके लैब में आपको बिठा दिया जाता है, और जिस तरीके से डॉक्टर आपकी चेकिंग करते हैं आसानी से उसको चेक करके एक डिसीजन में पहुंच जाता है। एक साइकोलॉजी है ये, साइकोलॉजिकल नेचर को जानने की एक तरीका है। इंडिया के अंदर इस तरह की प्रैक्टिसेस बहुत कम होती हैं। कहने का मतलब एक सिंपल सी बात है, अगर वो आपका ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो ब्लड प्रेशर से चेक करके ये जानना चाहते हैं कि क्या आप इस एड को देखने के बाद गुस्से में आ रहे हैं, क्या आप डिसअपॉइंटिंग फैक्टर प्रोड्यूस हो रहा है आपके अंदर, कुछ ऐसा ऐड आता है जिसको हमको देखकर गुस्सा आता है। जैसे बहुत सारी अभी बातें हैं, मेरा एक एग्जांपल बताऊंगे, व्हाइट हैट जूनियर जो एप्लीकेशंस का जो आजकल ऐड आता है हर जगह, यूट्यूब से लेकर फेसबुक से लेकर, कल भी बताया था आपको, जैसे हम देखते हैं उसको हम स्विच ओवर कर लेते हैं नेक्स्ट चैनल में। बहुत डिसअपॉइंटिंग है, आप कस्टमर्स को टॉर्चर कर रहे हो जबरदस्ती कि आप अपने बच्चे को कोडिंग सिखाएं, उनके लिए उनके पैकेज खरीदिए, ये मुझे बहुत खराब लगता है। तो मैं अगर टीवी देख रहा था जहां पे इसका ऐड आता है मैं दूसरे चैनल को कर लेता हूँ, यूट्यूब में आता है स्किप कर लेता हूँ और इस ऐड को देखने से बचता हूँ। तो उस वक्त अगर मेरी कोई इस तरीके का अगर लेबोरेटरी टेस्ट करे तो ये रिजल्ट सामने निकल कर आएगा कि ये जो कस्टमर है वो एड कंटेंट को लाइक नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसका ब्लड प्रेशर हाई हो गया। अगर किसी की दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, अगर उसका जो ब्रीदिंग रेट फास्ट हो जाता है, तो इससे ये पता लगता है कि कस्टमर को जो है एक्साइटमेंट है, इस एड के अंदर एक्साइटमेंट है, यानी कि वो देखना चाहता है और उसको खरीदना चाहता है या उसके कंटेंट को पसंद कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी दिल की धड़कनें बढ़ गई, रेस्पिरेशन सिस्टम आपका फास्ट हो गया। तो इससे ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है जो कंपनी को बताते हैं कि कस्टमर एड कंटेंट को पसंद कर रहा है। तो इसी तरीके का जो फिजिकल एग्जामिनेशन के जरिए उनके पास एक्सपर्ट बैठे होते हैं डॉक्टर्स लेबोरेटरीज के, और वो आपके फिजिकल एग्जामिनेशन के जरिए पता लगा लेते हैं कि एड कितना इफेक्टिव है या डिसअपॉइंटिंग है, एंड दैट्स कॉल्ड द लेबोरेटरी टेस्ट। अच्छा, रिकॉल टेस्ट। रिकॉल टेस्ट क्या होता है कि इट मेजर्स द रिटेंशन वैल्यू ऑफ एड मैसेजेस। The consumer are asked to listen and or view the particular advertisement. They are then asked to recall the same. The amount of contents and message they recalls determines effectiveness of an advertisement. क्या किया? आपको दिखाया और फिर ऐड को बंद कर दिया, और ऐड बंद करने के बाद आपको उसको रिकॉल करने को कहा गया कि आप बताइए कि इस ऐड के अंदर आपने क्या क्या देखा, किस सिचुएशन में क्या हुआ, इसकी पंच लाइन क्या थी, एडवर्टीजमेंट के अंदर कौन सी बातें हाईलाइट की गई, कौन सा सेलिब्रिटी इसको सेलिब्रेट जो है एंडोर्स कर रहा था, और उसने अपने ऐड के अंदर क्या बताया। तो कुल मिला के जो अगर वो अगर कोई ऑडियो विजुअल ऐड है, टेलीविजन ऐड है, तो 2-4 मिनट 5 मिनट 10 मिनट जितने का ऐड है वो आपको दिखाकर उसको बंद कर दिया जाता है। जैसे आप एग्जामिनेशन में होता है कि भाई आपने पढ़ाई कर ली, किताब पढ़ ली, और एग्जामिनेशन में आपको किताब अलाउड नहीं होता है, आप अपने जो मेमोरी के लेवल पे चीजों को जो आपने पढ़ा है आप आंसर करते हैं, जो जो बातें आपको याद रहती है, हाईलाइटेड रहती है, सारी बातें आप नहीं बता सकते। तो रिकॉल टेस्ट में ही कुछ इस तरीके का कंसेप्ट होता है जिसके अंदर ऐड को दिखाने के बाद एक कस्टमर्स को उसको रिमाइंड करने को कहा जाता है कि आप बताइए कि इस ऐड के अंदर आपने क्या देखा, क्या सीखा, कौन सी बातें आपको पॉजिटिव लगी, कौन सी नेगेटिव लगी, और उसके हिसाब से वो एनालिसिस करके ऐड का परफॉर्मेंस जज कर लेते हैं। तो दिस इज कॉल्ड द रिकॉल टेस्ट। ओके, अब ये जो पहला जितना बताया था ये किसके बारे में था? दिस वाज ऑल अबाउट द इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन एंड अवेयरनेस। दो चीज हम बताए थे आपको
कि कम्युनिकेशन को चेक करने के लिए हम एफर्ट लगाते हैं, दूसरा सेल्स के इफेक्ट को देखने के लिए अपना एफर्ट लगाते हैं। तो पहला आपका कम्युनिकेशन वाला ओवर हो गया। अब दूसरे पार्ट में आते हैं कि टू नो द सेल्स परफॉर्मेंस। एक ऐड को दिखाया, उसके बाद जब कस्टमर अवेयर हुए, अवेयरनेस के बाद सेल्स के अंदर कितना इंक्रीमेंट हुआ या डिक्रीमेंट हुआ, क्या सेल्स हमारा बढ़ गया, हमारी पर्पस पूरे हो रहे हैं, या सेल्स हमारी डिक्रीज हो गई, या बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। अगर फर्क नहीं पड़ा इसका मतलब ऐड के अंदर देयर इज समथिंग रॉन्ग एंड दैट मस्ट बी मॉडिफाइड, दैट मस्ट बी टेकन केयर ऑफ। तो हम अब सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं सेकेंड पॉइंट में, कि हम दूसरे लेवल पे ये जज करेंगे कि ऐड के जरिए, ऐड के बदौलत हमारी सेल्स के अंदर क्या बढ़ोतरी हुई या नहीं हुई। तो उसको हम कहते हैं सेल्स इफेक्ट। Sales effect research totally depends on the sales of the company. The sales keep varying from time to time. There are some factors affecting sales like product availability, the price of the product, contents of the product, and sometimes the competitors. ओके सो ये जो कुछ एलिमेंट्स है लाइक आपके द प्राइस हो गया, द कंटेंट ऑफ द प्रोडक्ट और प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी। देखिए सेल्स में क्या होता है कि आपने मे बी कि आपका कम्युनिकेशन बड़ा अच्छा है, आपका एड आपने बहुत अच्छे तरीके से बनाया है, वो अपीलिंग है, वो कस्टमर्स को इन्फ्लुएंस करता है, लेकिन सेल्स सिर्फ इस बात पे निर्भर नहीं करेगा। आपका कम्युनिकेशन के जरिए वो अवेयर तो बन गए कस्टमर्स में, अब आपकी सेल्स बढ़ेगी या घटेगी वो किन चीजों पे निर्भर करती है, किन बात पे डिपेंडेंट है, वो डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी पे। क्या आपने कमिटमेंट किया था जो एड के अंदर, वो क्वालिटीज आप डिलीवर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? क्या आपकी प्राइस ज्यादा है जो आपके सेल्स को बढ़ोतरी करने में मददगार नहीं हो रहा है? क्या आपका जो कंटेंट है वो हैजार्डस है या वो हार्मफुल है, नॉन एक्सेप्टेबल है कस्टमर्स के लिए? क्या आपका कॉम्पिटिटर आपसे ज्यादा बेहतर प्रोडक्ट्स दे रहा है? तो सेल्स इन बातों पे निर्भर करता है। कम्युनिकेशन कर देने से सिर्फ काम नहीं चलता है, कम्युनिकेशन के बाद आपने जो एड में दिखाया उसका फुलफिलमेंट भी आपको करना जरूरी है। और वो फुलफिलमेंट तभी होगा, सेल्स आपकी इंक्रीमेंटेड तभी होंगी जब आप मार्केट के फैक्टर्स को देखते हुए, मार्केट में कंपटीशन को देखते हुए और कस्टमर की जरूरतों को पूरा करने के लिए जो आपने कमिटमेंट किया है उसको देखते हुए प्लान करें, और इन बातों पे आपकी सेल्स बढ़ेगी। अगर ये फैक्टर्स आपके अफेक्टेड हैं, अगर आपने कम्युनिकेशन, तो वो कहते हैं ना कि एक जो कहावत है कि ऊंची दुकान और फीकी पकवान, तो वो वाली बात यहाँ पर नहीं होनी चाहिए कि आपने दुकान के बाहर बहुत अच्छी ब्रांडिंग कर रही है, लेकिन जब आप अंदर जाते हैं तो आपको खाना अच्छा नहीं मिलता है, प्रोडक्ट अच्छा नहीं मिलता है। तो उसी तरीके से ऐड तो आपने बड़ा अपीलिंग बना दिया, लेकिन जब आपके कस्टमर्स ऐड को देखते हुए प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो उनको उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, क्योंकि कुछ कमी है, या तो आपका प्राइस हाई है, या आपकी क्वालिटी घटिया किस्म की है, या सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, या मे बी आप बहुत अच्छी ब्रांडेड है लेकिन अवेलेबिलिटी आपकी नहीं है मार्केट में। जस्ट लाइक पतंजलि, Patanjali products are more recognizable by the customers, but the customers are disappointed because of non-availability of the Patanjali's products in the market. तो आपका रिकग्निशन से काम नहीं चलेगा, बिकॉज आपकी अवेलेबिलिटी मार्केट में नहीं है एज पर द डिमांड, आपकी प्राइस है, आपका प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का नहीं है, आपकी रिचनेस नहीं है कस्टमर के साथ। तो सेल्स इन बातों पे निर्भर करता है। कम्युनिकेशन कर देने से आपका प्रोडक्ट बहुत ज्यादा रिकग्नाइज हो जाएगा या मार्केट में स्टैब्लिश हो जाएगा, जरूरी नहीं होता है। दिस मेथड इज अ लिटिल डिफिकल्ट देन द कम्युनिकेशन वन। द कंपनी डूइंग सेल्स इफेक्ट रिसर्च जनरली bothers about the sales of the product. They try to know whether or not the money they are spending the ads is enough or excess. ऑब्वियसली ये डिफिकल्ट मेथड इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें जानने की जरूरत है। मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, कंपटीटर्स क्या है, प्राइसिंग आपकी क्या है, अवेलेबिलिटी क्या है, बहुत सारी बातों पे आपका सेल्स डिपेंडेंट होता है। तो ये चीजें जानने की जरूरत है जब आप सेल्स इफेक्ट को जज करना चाहते हैं। Advertiser or the company should use appropriate and different methods which are most suitable for the media under use. Different methods
मतलब एक ऐड को हम ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए हम कई तरीके का मीडिया यूज़ करेंगे। कंटेंट जो है हम इनोवेटिव बनाएंगे और ज़्यादा वो इन्फ्लुएंसिंग करे कस्टमर्स को, उस हिसाब से बनाएंगे। ये कहता है कि द कंपनी कैन होल्ड सर्वे एंड प्रोडक्ट रिकग्निशन टेस्ट। अब सेल्स की रिस्पांस को जानने के लिए कुछ तरीके हैं यहाँ पे, जो पॉइंट वाइज हमने लिखा है कि सेल्स के अप्रोप्रिएट इफेक्ट को जज करने के लिए पहला है द कंपनी कैन होल्ड सर्वे एंड प्रोडक्ट रिकग्निशन टेस्ट। आप कम्युनिकेशन आया, आपने प्रोडक्ट बेचा, अब आप सर्वे कर लीजिए सीधा कस्टमर से, और कस्टमर से पूछ लीजिए कि भाई जो प्रोडक्ट आपने देखा था उसके अंदर क्या आपने प्रोडक्ट को रिकग्नाइज किया, देखा, समझा, उसको खरीदा, क्या उसके बाद आपको सेटिस्फेक्शन मिला या नहीं मिला। तो सर्वे के जरिए ये सारी चीजें हम सेल्स से रिलेटेड आसानी से निकाल सकते हैं। Questionnaire or feedback flyer can be distributed and customers could be asked to fill it up. It's a simple message. The method of data collections simply एक सर्वे रिसर्च होता है जिसके जरिए कस्टमर्स को कुछ क्वेश्चनर दे दिया जाता है, उसके अंदर प्रोडक्ट से रिलेटेड या बाइंग बिहेवियर से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस कोटेड होते हैं, जिसको कस्टमर पढ़कर उसमें आंसर करते हैं, और इसके बेसिस पे कंपनी इस नतीजे पे पहुंच जाती है कि उनको पता लगता है कि कितना ज़्यादा मार्केट में इसकी डिमांड थी या कस्टमर्स ने कितना ज़्यादा इसको वैल्यू किया, रिकग्नाइज किया। टोल फ्री नंबर्स कैन बी हाईलाइटेड ऑन दी एड सो दैट कस्टमर्स कैन कॉल अप। अब एक और अच्छा रिस्पॉन्स जानने का तरीका है क्या है कि अपने ऐड के जरिए, जैसे कई कंपनी आप देखिएगा, यू कैन कॉन्टेक्ट विद दिस नंबर इफ एनी डाउट्स और एनी प्रॉब्लम, यू कैन कॉन्टेक्ट विद दिस ईमेल और द कस्टमर केयर नंबर। तो इससे क्या होगा, इससे आपको रिस्पॉन्स भी मिल जाएगा। अगर कोई कस्टमर्स आपको कॉल करता है, इसका मतलब है कस्टमर्स हैव सीन योर एडवर्टीजमेंट और दे आर आइदर इंटरेस्टेड और डिसअपॉइंटेड, दैट्स व्हाई दे हैव मेड अ कॉल टू यू। तो आप आसानी से उसकी बातों को समझते हैं, वो अपने अपने जो जरूरतें हैं या प्रॉब्लम्स हैं उसको बताता है, उसको आप रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो इससे साफ जाहिर है कि आपको ये पता लग जाता है कि कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं या उसके साथ उनकी डिससेटिस्फैक्शन है, आसानी से पता लग जाता है। The response rate can be increased by telling customers what to do. For example, some ads have lines in flashy colors like "Hurry up" or "Be the first" वगैरह वगैरह। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि जो आपने एड दिखाया है या जो आप रिस्पॉन्स या सर्वे कर रहे हैं वो कस्टमर्स फटाफट कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो कुछ आप हाइलाइट्स उसके अंदर लिखेंगे कि भाई द लास्ट डेट ऑफ फिलिंग दिस फॉर्म इज, जैसे आप यूजुअली प्रोजेक्ट रिपोर्ट में हम लोग करते हैं कि हम डेडलाइन देते हैं कि इस तारीख तक अगर आपका रिपोर्ट जमा होगा तो ठीक है, एक्सेप्टेबल है, अगर नहीं करते हैं तो वो रिजेक्टेबल है। उसी तरीके से अब इस तरीके की कोई मतलब इंफॉर्मेशन कंपनी तो नहीं दे सकती, उसको हर हमेशा पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आपके रिस्पॉन्स को जनरेट करने के लिए जब आप इस तरीके का कुछ क्लू देंगे कस्टमर्स को, तब कस्टमर उस पर जल्दी ध्यान देंगे और आपको जल्दी एक रिस्पॉन्स जनरेट करके देंगे। अब एक और मेथड है इंटरनेट और द वर्चुअल सिस्टम। आज के समय में जो वाइडली, जो प्रीवियस है, दीज आर द ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ नोइंग योर सेल्स इफेक्ट। अब एक आसान सा तरीका है वेबसाइट्स, द वर्चुअल प्लेटफॉर्म ऑफ नोइंग एवरीथिंग। हमने आपको पढ़ाया था इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशंस। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन क्या है कि एक कॉमन कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म है जहां पे हम किसी तरीके का इंटरेक्शन कर सकते हैं और हर तरीके की जो जानकारी या इंफॉर्मेशन है वहां पे प्लेस्ड होती है। कस्टमर अपने जरूरतों के हिसाब से उस ऑप्शन को ऑप्ट करके एक कंपनी से इंटरेक्शन कर सकते हैं या कंपनी कस्टमर से इंटरेक्शन कर सकती है। तो इंटीग्रेटेड डायरेक्ट मार्केटिंग एक वेबसाइट है कंपनी के अंदर। अब उस वेबसाइट के अंदर जो एक कुछ ऑप्शन दे रखा है जिसके अंदर कस्टमर्स की रिस्पॉन्सेज आसानी से बाय डिफॉल्ट रिकॉर्ड हो जाती है। This is an internet-based tools where they have a response corner designed on the website. Whenever the customer visit the sites, they fill up their contact details and give feedback. हर वेबसाइट के किसी जगह पे आप देखेंगे कि कंप्लेंट मैनेजमेंट या रिड्रेसल मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ एक ऑप्शन होता है कि आपको कुछ इंक्वायरी करनी है, कुछ जानकारी चाहिए, तो कुछ कंप्लेंट लॉन्च करनी है, तो उस ऑप्शन में जाके सिंपली आप अपने पर्सनल डिटेल, आपका नाम, आपका टेलीफोन, आपका ईमेल वगैरह वगैरह फिट करने के बाद आप अपनी बातें रख सकते हैं। आपको कस्टमर से केयर से ना तो कॉल करने की जरूरत है, ना
कंपनी के पर्सनली एग्जीक्यूटिव से मिलने की जरूरत है, ना ऑफिस में जाने की जरूरत है। आप सिंपली वेबसाइट पे जाइए और जो उनका जो इंक्वायरी ऑप्शन है वहां पर जाकर अपनी बातें रखें और कस्टमर्स को कंपनी तक वो बातें आसानी से पहुंच जाएंगी और कंपनी की एक पूरी रिसर्च भी हो जाएगी कि फलाने कस्टमर ने इस तारीख को इस डेट में इससे रिलेटेड क्वेरी की है। वो क्वेरी या तो पॉजिटिव भी हो सकती है या कंप्लेंट भी हो सकता है। तो इस आईएमसी टूल के जरिए एक वेबसाइट में हम आसानी से कस्टमर से इंटरेक्शन कर सकते हैं और कस्टमर अपने जरूरतों के हिसाब से कंपनी से अप्रोच कर सकती है, कांटेक्ट कर सकती है। तो यस, दिस इज द लेटेस्ट मेथड ऑफ knowing the sales responses from the customers or the sales effectiveness of a company through their IMC platform. Website is the main key in doing all these activities. Analysis tool. अब वेबसाइट के अंदर ही एक और बात है, आप कुछ नहीं कर रहे हैं वेबसाइट के अंदर। बाय डिफॉल्ट ऐसी मैकेनिज्म है कि एक कस्टमर कितने बार वेबसाइट को विजिट किया, कितने बार उसने परचेजिंग करी, कितने बार उन्होंने ऑर्डर कैंसिल किया, कितने बार उन्होंने कंप्लेंट लॉन्च की, वगैरह वगैरह। कितने बार कस्टमर को डिस्काउंट मिला, कितने बार कस्टमर्स को लॉस हुआ। एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड बाय डिफॉल्ट थ्रू दी वेबसाइट। आसानी से पता लग जाता है और बिना आपके बताए कंपनी आसानी से जान लेती है उसके सेल्स रिस्पॉन्स को। बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट है तो कस्टमर्स कंप्लेन लॉन्च करेंगे, वो अपने आप रिकॉर्ड हो जाएगा। प्रोडक्ट को रिप्लेस कराने की कोशिश करेंगे, प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, सिर्फ विजिट करेंगे और फिर वेबसाइट से ऑप्ट आउट कर लेंगे। तो ऐसी आपकी जो एक एक इंडिविजुअल एक्टिविटीज हैं जो कि आप वेबसाइट में करते हैं, वो चुपचाप से खामोश तरीके से वो रिकॉर्ड हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। वो आप कंपनी का जो इंटरनल इंफॉर्मेशन रिसोर्स है जो कंपनी के सर्वर पे रिकॉर्ड हो जाता है, आपको नहीं पता चलता। लेकिन आपकी पूरी जो एक डेटाबेस है वो कंपनी के साथ मेंटेन हो जाती है और आपके पूरे कंज्यूमर बिहेवियर को वो स्टडी कर लेता है और उसके हिसाब से वो फर्दर अपनी मार्केटिंग प्लान या सेलिंग प्लान करता है। तो उसको हम कहते हैं एनालिसिस टूल। तो एनालिसिस टूल आपका एक कंप्यूटेशन मेथड है जिसके अंदर by the help of their software tool, the website tool, the company is able to recognize their customer as well as their sales responses. Internet is the most easy, cheaper and cost effective way to measure the effectiveness because here no money is wasted as the ad is only viewed when the customers want to view it. Where as it is a normal print method of using TV, the ad sometimes goes unwatched or unattended and viewed for the sake of viewing. ये आसान सा तरीका है। एक हम अगर मैनुअल सिस्टम के जरिए फीडबैक जनरेट करें तो उसके अंदर काफ़ी हमें टाइम, एफर्ट और मनी स्पेंड करने की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत लेंदी प्रोसेस होगा और सब कुछ हम इंडिविजुअल एक्टिविटी के बेसिस पे करेंगे, बहुत ज़्यादा मेहनत। लेकिन आज के समय में वेबसाइट एक ऐसा चीज़ है जो आपको इतना ज़्यादा फैसिलिटेट करता है, असिस्ट करता है कि आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। कस्टमर्स के जितने रिस्पॉन्सेज हैं वो सारा का सारा अपने आप रिकॉर्ड हो जाएगा उस वेबसाइट के जरिए और इस तरीके से कंपनी को सर्वे करने में आसानी होगा। बिना कुछ बोले, बिना कुछ इनिशिएटिव लिए कस्टमर्स को एक पूरी की पूरी रिसर्च डेटाबेस अवेलेबल हो जाएगी उस टूल के जरिए और पूरी रिस्पॉन्स जनरेट कर सकता है कंपनी की सेल्स से रिलेटेड, कंपनी के परफॉर्मेंस से रिलेटेड, एड से रिलेटेड। तो ये हो गए आपके सेल्स को रिकग्नाइज करने के लिए, सेल्स के परफॉर्मेंस को, सेल्स के इफेक्टिवनेस को जज करने के डिफरेंट टूल्स। इंटरनेट हो गए, कुछ ट्रेडिशनल मेथड हो गए। नेक्स्ट है अलग मेथड, एक्सपेरिमेंटल एंड सर्वे टेस्ट। इन दिस टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आर मेजर्ड वेयर द इफेक्ट ऑफ वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज मेजर्ड ऑन अदर डिपेंडेंट। आपने पढ़ा होगा, आप रिसर्च मेथोडोलॉजी जो सब्जेक्ट होगा उसमें आपने पढ़ा होगा, शायद इसी सेमेस्टर में है या किस में है, आई एम नॉट अवेयर अबाउट। आपने पढ़ा होगा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं या कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या होता है। आपने पढ़ा होगा ना, हाइपोथेसिस टेस्टिंग आपने किया होगा कि इम्पैक्ट ऑफ वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन अदर डिपेंडेंट वेरिएबल।
जैसे अगर हम बात करें कि एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ ऑनलाइन क्लासेस इन स्टूडेंट लर्निंग, ठीक है, दो वेरिएबल हो गए आपके यहाँ पर, impact of online class in student learning, online class and the student learning. Which one is the dependent variable, which one is the independent variable? Independent variable is the student learning and the dependent variable is the online class. तो क्या इफेक्ट होगा अगर हम एक रिसर्च करें, कंपनी जैसे रिसर्च करती है तो रिसर्च में इस तरीके की वेरिएबल्स को कंपेयर करती है, तो उसी तरीके से कंपनी ये जानने की कोशिश करेगी कि इम्पैक्ट ऑफ एन एड इन इंक्रीमेंटिंग द सेल्स ऑफ द कंपनी। तो एड के इम्पैक्ट का क्या प्रभाव पड़ेगा आपके सेल्स के ऊपर, इन दो वेरिएबल्स को हम जज करके आसानी से अपने एड की परफॉर्मेंस को मेजर कर लेते हैं रिसर्च के जरिए। तो दैट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल एंड सर्वे टेस्ट मेथड। थ्रू रिसर्च, थ्रू कलेक्टिंग द डाटाबेस फ्रॉम द कस्टमर्स, जहाँ पे आप उनको कुछ एड से रिलेटेड बातें बताएंगे और वो उससे क्या लर्न कर रहे हैं या उससे क्या वो फायदा ले रहे हैं, उस चीज को मेजर करेंगे। और उसके बाद जैसा आपका रिजल्ट आएगा आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि ये एड आपके लिए इफेक्टिव है या नहीं है। एंड लास्ट मेथड है मीडिया एंड मैसेज इफेक्ट टेस्ट। मीडिया एंड मैसेज इफेक्ट टेस्ट का मतलब ये नहीं मतलब साफ है कि अगर आपकी एडवर्टीजमेंट कई मीडिया के जरिए ब्रॉडकास्ट हो रही है, आप एक बड़ी कंपनी है तो ऑब्वियसली अपने आप को लिमिटेड नहीं रखना चाहते हैं कि सिर्फ हम टीवी ऐड ही करें या सिर्फ वेबसाइट के जरिए ऐड करें या प्रिंट मीडिया के जरिए ऐड करें। तो आपके पास मल्टीपल कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म है। जब जब आपने अपने ऐड को टीवी में भी दिखाया, आपने अपने रेडियो में भी दिखाया, आपने अखबार में भी छपवाया, अपने वेबसाइट पे, तो अब हम क्या करते हैं इन सभी के बीच एक कॉम्पेरेटिव एनालिसिस करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सा मीडिया सबसे ज्यादा इफेक्टिव रहा कंपनी के सेल्स को बढ़ाने में या कम्युनिकेशन को फैलाने में। तो इन सारे मीडिया प्लेटफॉर्म के पीछे की कॉम्पेरेटिव एनालिसिस कर लेते हैं और इस डिसीजन में पहुंचते हैं कि द टीवी इज द बेस्ट सुटेबल मीडिया और द वेबसाइट इज द बेस्ट सुटेबल मीडिया और एनी अदर। So this is called the media and message effect test. When a company is dealing with the multiple communications platform in broadcasting their messages to the target audience, then these all mediums are evaluated comparatively and if final decisions are concluded by the company, and this is called media and message effect test. So that's all about the topic. Thank you. Any questions pertaining to the topic you may ask. Any question? No, sir. Okay then. Thank you. Thank you very much.